ओके, तो दिस वॉज अबाउट डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2। तो डिवाइस 2 के अंत तक आप इस चीज़ को समझ जाते हो कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो आपको शब्द प्रमाण पे रिलाई करना पड़ेगा, विच इज़ स्क्रिप्चर्स। बट अब क्या हम किसी भी स्क्रिप्चर को मान लें, या फिर कैसे हम बिलीव कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स पे, है कि नहीं? तो ये दिस इज़ अबाउट दिस थर्ड सेशन जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड आर वेदास माइथोलॉजी, कि क्या जो हमारे स्क्रिप्चर्स है क्या वो माइथोलॉजी हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो सच में रिलाई करने योग्य हैं, है ना? कितने लोगों को लगता है, क्या प्रूफ है, आपको अपना जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे भगवद गीता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये तो किसी की मनोकल्पना है ना, किसी ने अपने मन से, है ना, लिख दिया बस, है ना। मैं भी लिख सकता हूँ, वो एक शास्त्र बन जाएगा लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है कि नहीं? तो कितने लोगों को ऐसा लगता है? अच्छा, सब लोग कन्विंस हैं। तो अच्छा, आपको लगता है, तो चलो आप बच गए, मतलब बाकियों को आप भी बच गए। अच्छा, लेकिन बाकी लोग कन्विंस हैं कि शास्त्रों में जो लिखा गया है सब कुछ सही है एकदम। ओके, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि जो शास्त्रों में लिखा गया है वो सब कुछ सही है? प्रूफ होना चाहिए ना, है ना, नहीं तो फिर वो अंधविश्वास हो जाएगा ना, है ना। अंधविश्वास नहीं करना ना। क्या प्रूफ है? आप सबको लगता है कि शास्त्रों पे रिलाई करना चाहिए, ऑफ कोर्स शब्द प्रमाण है, रिलाई करना चाहिए बट कैसे पता कि जो भगवद गीता में लिखा है वो वर्थ इट है रिलाई करने के लिए? कैसे पता? हो सकता है सच लिखा हो सकता है ना भी सच लिखा हो। कुछ बताओ। तो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेदर स्क्रिप्चर्स आर सर्टेनली बी टू रिलाई अपॉन और नॉट, है ना। आगे सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उन्हीं चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल है। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करोगे तो आप टेस्ट आउट कर सकते हो वेदर इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट और नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जैसे एक श्लोक है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनु महापापमा विद्ये है ना नित्य वैरिणाम, इस तरीके से एक श्लोक आता है भगवद गीता में। तो बता रहे हैं कि जितने भी हम पाप हैं करते हैं वो इन दो चीज़ों की वजह से करते हैं, काम और क्रोध की वजह से, ऐसा भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में देखे कि ऐसा हो रहा है कि काम और क्रोध की वजह से पाप कर रहा है वो, तो यानी कि ये श्लोक वैलिडेट हो जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से आप हर एक स्क्रिप्चर को वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ, जो उसमें लिखा हुआ है क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है कि नहीं है ना। जैसे अर्जुन बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम, है ना। तो अर्जुन बताते हैं कि जो मन है बहुत चंचल है ना, वायु से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको कंट्रोल करना, है ना। तो आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो, है ना। जैसे हम फ़ोन चलाते हैं तो हम कभी एक चीज़ पे नहीं टिकते। ऐसा नहीं कि हम एक ही शॉट को बार बार प्ले करते जा रहे हैं ना, 2-3 बार प्ले करेंगे बट फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, है कि नहीं। या कोई इंस्टाग्राम चलाता हो, मतलब मैं तो नहीं चलाता लेकिन कोई चलाएगा इंस्टाग्राम, तो उसमें क्या होता है कि रील्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, ऐसे ही होता है शायद, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या, हमारा मन जो है एक चीज़ पे टिक नहीं रहा, है ना, इट्स अनस्टेबल। हम एक चीज़ को बार बार कंज्यूम नहीं कर रहे, हम बार बार स्विच करते जा रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो स्क्रिप्चर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर वो सही से प्रूवेबल है अपनी लाइफ में, जैसा वहाँ पे बता रहे हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वैसा,
तो यानी कि स्क्रिप्चर सही है। ये पहला कंडीशन है, ये पहला प्रूफ है कि स्क्रिप्चर सही है। दूसरा प्रूफ है कि स्क्रिप्चर सही है क्योंकि स्क्रिप्चर्स के अंदर अलग अलग डोमेन्स में बहुत हाई इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको डेंटिस्ट्री एक डोमेन हो गया, सर्जरी एक डोमेन हो गया, मेडिसिन्स एक डोमेन हो गया। तो उसी तरीके से अलग अलग डोमेन्स वैदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर भी हैं। तो मेडिसिन है तो उसमें आयुर्वेद भी है ना। तो आयुर्वेद इज़ लाइक मेडिसिन्स, जो आज मॉडर्न मेडिसिन हम देखते हैं, पहले अभी भी आयुर्वेद चलता है, प्रैक्टिकल है। और वही सारी चीज़ें, वही सारी साइंस जो हमें मॉडर्न साइंस प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें हम वैदिक पर्सपेक्टिव में देख सकते है ना। वेदर इट बी आयुर्वेद, वेदर इट बी सुश्रुत सर्जिकल ऑर्नामेंट है ना, जो उसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो सुश्रुत ने बनाए। सो सुश्रुत वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार किया है कि नहीं। और उसी तरीके से अगर आप जाओगे तो हेल्थ के ऊपर चरक ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे। तो जब हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं, जब हम देखते हैं जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी है ना, बोटैनी और इकोलॉजी, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य ने अर्थशास्त्र के ऊपर रिसर्च किया। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल लगती हैं है ना, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। स्क्रिप्चर्स इज़ जस्ट नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स मोर देन दैट, इट्स मोर प्रैक्टिकल दैन वॉट वी थिंक है ना, क्योंकि बिकॉज वी हैवंट अंडरस्टूड स्क्रिप्चर्स इनफ, सो वॉट द पर्सपेक्टिव इन आवर माइंड, हमारे मन में ऐसा धारणा है कि स्क्रिप्चर मतलब या शास्त्र मतलब कि इसमें हमेशा अध्यात्म के बारे में ही चर्चा होगा है ना, इसमें हमेशा शास्त्रों के बारे में या भगवान के बारे में ही चर्चा होगा। तो स्क्रिप्चर्स आर मोर देन दैट। स्क्रिप्चर्स के अंदर आपको जो है हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है, आर्कोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताया जा रहा है, आपको तो हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। जैसे आर्किटेक्चर के लिए वास्तुशास्त्र है, किस तरीके से घर बनाना चाहिए, भवन का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, पूरा स्क्रिप्चर है इसके लिए डेडिकेटेड। एक शास्त्र है वैमानिक शास्त्र। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे, जैसे 3 विमान है ना, सुंदर विमान, शकुन विमान और रुक्म विमान। अगर ये थर्ड पिक्चर देखोगे आपको कुछ यूएफओ जैसा फील आ रहा है, यूएफओ जैसा ही कुछ। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें भारद्वाज पहले से ना, भारद्वाज पहले से बता चुके हैं। और तो हमें बेसिकली दिस वाज सेकंड रीज़न कि शास्त्रों में अलग अलग प्रूफ्स हैं या अलग अलग डोमेन्स के ऊपर रिसर्चेस हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल डोमेन से रिलेटेड है। जैसे कि दिस वाज विमान शास्त्र, एरोप्लेन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्चर, राइट। इनसे रिसर्च करिए भागवतम के ऊपर। सी ही इज़ फॉरेन टू आवर कंट्री बट ही इज़ डूइंग रिसर्च इन what Srimad Bhagavatam, and we fellows who are native to this country, we are not understanding Bhagavad Gita and Bhagavatam. This is, इसको क्या बोलते हैं, दुर्दशा है ये हमारी। बाहर के लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। भागवतम के अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन आया हुआ है एम्ब्रोलॉजी का, वो क्यों आया हुआ है, वही बता रहे हैं बेसिकली कि भागवतम ये बता रही है कि किस तरीके से जन्म नहीं लेना है हमें दोबारा। जन्म कैसे होता है तो उसके बारे में बता रही है कि जन्म हम लेता है कोई व्यक्ति तो क्या दुख होते हैं, कौन कौन से दुख होते हैं, कौन कौन से कष्ट होते हैं। तो वह बता रही कौन कौन से कष्टों से हम पैदा होते हैं, कौन कौन से कष्टों के बाद हम पैदा होते हैं। भागवतम उसको डिस्क्राइब कर रहा है और उसी डिस्क्रिप्शन में फिर ये भी बता रहे हैं कि एम्ब्रोलॉजी किस तरीके से फर्स्ट डे क्या होता है, 5th डे क्या होता है, 10th डे क्या होता है, इस तरीके से पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि तो इन्होंने रिसर्च करी भागवतम के ऊपर, तो ये बता रहे हैं कि मैंने जब भागवतम पढ़ा तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेंगे कि किस तरीके से ये साइकिल ऑफ रिबर्थ से बाहर निकला जाए, मतलब न जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला जाए। तो आज में से सब कितने लोग स्टूडेंट्स हैं, अच्छा कितने लोग जॉब कर रहे हैं,
आप सभी मोस्टली सभी स्टूडेंट्स हैं आई गेस, या शायद सारे ही स्टूडेंट्स ही आई गेस। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं, कोई स्कूल में होगा कोई कॉलेज में होगा। आपने ये स्टेटमेंट हमेशा सुना होगा कि आप 10th कर लो और लाइफ सेट है। सुना है आपने? घर वाले बोलते हैं 10th कर लो लाइफ सेट है। आपने 10th कर लिया, फिर आपको बोलेंगे 12th कर लो लाइफ सेट है। आपने 12th भी कर लिया, फिर बोला कॉलेज कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ सेट है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद बोलेंगे नौकरी ले लो, लाइफ सेट है, और आप नौकरी ले लोगे। फिर उसके बाद बोलेंगे शादी कर लो, लाइफ सेट है, फिर शादी। बच्चे कर लो, लाइफ सेट है, बच्चे भी हो गए। बस अब घर चला लो, है ना, और पेंशन आती रहेगी। इतना काम कर लो कि पेंशन आ जाए, लाइफ सेट है। रिटायर हो जाओ, इतना लाइफ सेट है। तो इसीलिए हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की कस्टडी, हम जिस तरीके से एक पेरेंट की कस्टडी छोड़ देता है एक बच्चा, तो सफ़र करता है, उसी तरीके से हमने भगवान के नियमों को छोड़ दिया, इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। अगर हम भगवान के नियम अनुसार चलेंगे तो वही सफ़र करेंगे। और भगवान के नियम अनुसार चलने का मतलब क्या है? स्क्रिप्चर्स के अनुसार चलना, है ना। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये सब जो हम दुख देखते हैं वो एक्चुअल में आत्मा, हम एक्चुअली आत्मा है, और आत्मा को इन सारे कष्टों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को इन सारे कष्टों से प्रभावित, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आत्मा है ना, आत्मा का कोई मृत्यु होता नहीं। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीर, न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये इस तरीके से एक श्लोक आता है भगवद गीता में, और एक श्लोक आता है वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। इस तरीके से जो आत्मा है वो शरीर चेंज करता रहता है बस में, है ना। तो कोई व्यक्ति हो सकता है अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अगले जन्म में हो सकता है वो कहीं और एग्जिस्ट करे, किसी और रूप में एग्जिस्ट करे। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम और शाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है दुखालयम है। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें होती हैं ना। जैसे शौचालय होता है, तो शौच करने के लिए, सफाई करने के लिए जाते हैं, साफ करने के लिए जाते हैं अपने आप। उसी तरीके से क्या है? दुखालय है, तो यहाँ पे दुख है बेसिकली। नापनोवंती महात्मा ना संसिद्धि परमात्मा। तो जो व्यक्ति मेरे को अटेन कर लेता है वो फिर वापस से इस दुखालय अमर शाश्वतों में नहीं आता। तो किस तरीके से हमें भगवान को प्राप्त करना है वो हम थोड़ा समझते हैं। और तो हमें स्क्रिप्चर्स के द्वारा इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। वही जैसे शब्द प्रमाण जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो मैंने पहले दो आपको रीजंस बताए थे। पहला रीज़न क्या था? क्यों हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए? बता सकते हैं पहला रीज़न क्यों हमें स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना चाहिए, जो अभी बताया था शुरुआत में। एक्चुअली पहला रीज़न जो था वो ये था कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं। जैसे कि चंचला ही मन कृष्ण, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा, आप उनको रियलाइज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली। हाँ, तो स्क्रिप्चर्स में इस तरीके के वर्सेस हैं, इस तरीके के श्लोक हैं जिनको आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई करोगे और आप रिज़ल्ट देखोगे। अगर रिज़ल्ट आता है तो आप बिलीव करो, नहीं आता है तो मत बिलीव करो। समझ रहे हो? जैसे कोई दवाई है, मान लो किसी को बुखार हो गया, उसने पैरासीटामोल लिया, बुखार कम हुआ, तो यानी कि बीमारी, मतलब ये दवाई ठीक है। अगर वो दवाई खाने से ठीक नहीं हुआ तो मतलब कि बीमारी कुछ और है, या दवाई गलत है, दवाई गलत है, नहीं वो दवाई को छोड़ देने को।
ना किसी डॉक्टर के पास जाने का, डॉक्टर बताएगा कि सही दवाई क्या है। कभी कभी बुखार होता है, हम कोई दवाई ले लेते हैं और स्थिति और बिगड़ जाती है सुधरने की वजह। तो आजकल के लोग क्या हैं कि वो स्ट्रेस में आते हैं या डिप्रेशन में आते हैं, तो किसी व्यक्ति की है ना कुछ भी ले उठा लेते हैं, कोई भी बुक उठा लेते हैं, चलो ये पढ़ना शुरू करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे स्पीकर्स भी आ गए हैं, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। तो क्या करते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स ख़रीद लेंगे 3-4 और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद सोचेंगे कि अरे बस मैं ही पढ़ूँगा, इनको अप्लाई करूँगा तो बस मेरी लाइफ सही हो जाएगी। बट एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए हमें? अगर लाइफ सही नहीं हो रही, अच्छा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रही तो कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि यार ये दवाई वर्क नहीं कर रही, तो डॉक्टर बताएगा कि दवाई कौन सी वर्क करेगी, है कि नहीं। और वो डॉक्टर भी झोला छाप नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, और डॉक्टर भी सही डॉक्टर होना चाहिए, ये भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। सही हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हो, ऐसा नहीं कोई किसी ने बस मेडिकल की पढ़ाई कर ली और हम उसको बोलते हैं हाँ भैया ये सही व्यक्ति है, चलो इसको दिखा देते हैं। नहीं, प्रॉपर व्यक्ति के पास जाओ, उससे पूछो कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है उसका, वो बताएगा, अगर, है ना। तो उसी तरीके से भक्ति है, भक्ति इज़ वेरी सेंसिबल एक्चुअली, है ना। उसको हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं बनाना चाहिए, इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल और बहुत सेंसिबल होनी चाहिए। हाँ बस कुछ वीडियोज़ हैं मैं दिखाऊँगा, बहुत सेंसिबल होनी चाहिए, सेंस बनाना चाहिए भक्ति, है कि नहीं, कि वॉट एवर आई एम रीडिंग या वॉट एवर आई एम टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम, जिससे भी मैं गाइडेंस ले रहा हूँ, वो व्यक्ति सही है कि नहीं है। तो जो लास्ट सेकंड रीज़न क्या था? पहला रीज़न तो ये था कि हम रियलाइज़ कर सकते हैं वॉट एवर इज़ रिटन इन स्क्रिप्चर्स, वी कैन रियलाइज़ इट while practically applying that in our life, we can realize it. And second thing was कि स्क्रिप्चर्स के अंदर, हर डोमेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं विच आर प्रैक्टिकल, है ना, जैसे कि विमान शास्त्र है या फिर एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स है, गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है, इस तरीके से त्रिकोणमिति है, सुना है आपने हिंदी में, हिंदी टर्म्स है ये, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और ये सब। दिस इज सेकेंड रीज़न। तो ये सब ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन्स, हेल्थ केयर, ये सब, सर्जरी, सब मेंशन्ड है एक्चुअली, आर्किटेक्चर, इस तरीके सब कुछ, इंजीनियरिंग वगैरह। और तीसरा रीज़न कि क्यों हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसीज़ हैं या प्रेडिक्शंस हैं कि ऐसा होगा, जैसे भागवतम के अंदर 1st कैंटो 3rd चैप्टर 24 श्लोक में बताया गया कि बुद्ध आएंगे, गौतम बुद्ध आएंगे। भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई थी, और अब से करीब 1500 साल पहले गौतम बुद्ध आए हैं। 1500 नहीं, 2500 साल पहले करीब, 5000 साल पहले भागवतम लिख दी गई, अब बुद्ध आए थे 2500 साल पहले, है ना। जब ना क्रिश्चियनिटी था ना इस्लाम वगैरह कुछ नहीं था, उससे पहले ही आ गए थे बुद्ध, और उनका मेंशन आपको भागवतम में मिल जाएगा, जो कि 5000 साल पहले लिखी गई थी, कि ऐसे ऐसे बुद्ध आएंगे, है ना, और उनका नाम ये होगा, वैसे तो पूरा वो डिस्क्रिप्शन है भागवतम के अंदर, है ना। और क्या प्रेडिक्शन है कि चाणक्य भी होंगे 12th कैंटो में, चाणक्य करके एक व्यक्ति आएगा, चाणक्य नहीं मेंशन है वहाँ पे, वह कौटिल्य मेंशन है, क्योंकि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था एक्चुअली, कौटिल्य के नाम से एक व्यक्ति आएगा, और नंदवंश का जो राजा होगा उसको स्थापित करेगा, ऐसा मेंशन्ड है 12th कैंटो में, है ना। अशोक के बारे में बताया गया है। तो ये स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया भविष्य पुराण में बताया गया जीसस क्राइस्ट के बारे में,
भविष्य पुराण में ही बताया गया प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि इस तरीके से ऐसे ऐसे ये आएंगे यहाँ पे। और महाभारत के अंदर और भागवतम के अंदर और ऐसे बहुत सारे पुराणों के अंदर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस कि ऐसे ऐसे होगा आने वाले समय, ये होगा। हमारे बारे में ही प्रेडिक्शन किया गया है भागवतम के अंदर कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। एक्चुअली भागवतम बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब भागवतम पढ़ोगे तो अभी तो नहीं, मतलब अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा भागवतम पढ़ने में, लेकिन ऐसा इंस्पायर करना चाहिए कि आप भागवतम तक पहुँचो, है ना। तो पहले आप भगवद गीता पढ़ो, अपने फैसिलिटेटर से आप पूछ सकते हो क्या वो पढ़ना चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप भागवतम तक पहुँचो, क्योंकि भागवतम इज़ जैम, रियल जैम। आप उसको बहुत रिलिश करोगे, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने आज तक कभी सुनी नहीं होंगी, कभी पढ़ी नहीं होगी आपने। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। जनरली हम भागवतम को अलग ही तरीके से लेके चलते हैं, है ना। बहुत सारे भागवत कथाकार होते हैं जो कि हारमोनियम बजा के, है ना, बहुत म्यूज़िकल वे में भागवतम कथा करते हैं। वो भी ठीक है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉलेज, दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, दिस इज़ फैक्चुअल, जो जिससे हम रिलेट कर सकते हैं ईजीली। तो दिस इज़ द थर्ड रीज़न कि हमें स्क्रिप्चर्स पे बिलीव कर फेथ होना चाहिए। फोर्थ रीज़न, ये तो हमने बता ही दिया था, एडवांस नॉलेज है वेदों में, है ना, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और इन सब के फील्ड्स में। और इंडिफीडेबल वैदिक ट्रुथ्स, है ना। तो जो अलग अलग डोमेन्स के जो साइंटिस्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको भागवतम में या अलग अलग स्क्रिप्चर्स में मिल जाएंगी। जैसे कि जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने बोला कि प्लांट्स हैव लाइफ, कि जो पेड़ हैं उनमें लाइफ होती है। ये ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। उसने कोई नया चीज़ नहीं बोला, बस उसको इतना चीज़ बोलने का नोबेल प्राइज़ मिल गया, समझ रहे हो। उसने कोई नया बोला नहीं, वही है जो स्क्रिप्चर में मेंशन था, बस उसने बोल दिया, है ना। एम्ब्रायोलॉजी जो हमने वीडियो देखा था, एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर ना, काउ डंग एंड काउ प्रोडक्ट्स ना, उनके जो एंटीसेप्टिक गुण हैं, तो उन सब के ऊपर रिसर्चेज हो चुकी हैं, है ना। आयुर्वेद, है ना, वास्तुशास्त्र, संस्कृत ग्रामर, है ना। संस्कृत इज एक्चुअली द मोस्ट, अगर आप मशीन लर्निंग कोई जानता है, मशीन लर्निंग आप जानते हो। मशीन लर्निंग में एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा, मतलब कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो भाषाओं को समझ सके। तो एक रिसर्च हुई थी कि सबसे इजी भाषा जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, या जिसमें ट्रेन करना बहुत आसान है कंप्यूटर को, वो है संस्कृत। इस पर रिसर्च हुआ है ना। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक आर्ट, है ना, इंडियन मेटलर्जी ना, तो इन सब के ऊपर ये सब बहुत हाई चीज़ें हैं ना। और जिस तरीके से एक्सियम्स हैं साइंस में ना, उसी तरीके से हम वैदिक एक्सियम्स भी हैं। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसी हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे पुष्पक विमान का वर्णन आता है कि नहीं महाभारत में, कि ऐसे कैसे विमान उड़ सकता है, कोई पायलट नहीं है, बिना पायलट के ऐसे उड़ रहा है ना। पुष्पक विमान की खासियत थी कि मंत्रों के उच्चारण से वो उड़ता था और वो मन की गति से भागता था ना। तो यह मतलब मन की गति उसकी टॉप मोस्ट स्पीड थी, बाकी आपकी इच्छा, आप कितनी तेज़ स्पीड में चलाना चाहे ऐसा। तो कोई बोल सकता है यार ये तो इमेजिनेशन लगती है किसी की, ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है। मतलब आज से 200 या 300 साल पहले अगर आप किसी को बोलते हैं कि एरोप्लेन जैसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है, तो शायद उसको भी इमेजिनेशन ही लगता है शायद, पर आज वो प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमें लगता है कि शायद ये पुष्पक विमान और ये सारी चीज़ें जो हम जनरली स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं, शायद ये इमेजिनेशन है ना, ये सब थोड़ा ना रियलिटी होता है।
बट मे बी शायद वो एक एडवांस साइंस थी जिसको हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए। तो जैसे ये इमेजिनरी नंबर है आयोटा, सुना है इसके बारे में? पढ़ रहे हो आप? तो इसको हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है। ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है, बट हम आई करके उसको लेट कर लेते हैं कि √-1, हम उसको आई लेट कर देते हैं इमेजिनरी नंबर, और उससे बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व होती हैं एक्चुअली, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। तो एक्चुअल में ये जो प्रिंसिपल है ये कुछ बताता नहीं है कि कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन जो है किस समय पे किस पोजीशन पे होगा, इन ऑब्जर्व स्टेट और अनऑब्जर्व स्टेट। अनऑब्जर्व स्टेट में बताएगा, तो ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलेगा कि यार ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ पे होगा ये बताएगा नहीं एक्चुअली। ये जो इक्वेशन है ये बस ये बताएगा कि अनसर्टेनिटी है, ये कहाँ होगा वो कह नहीं सकते, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी एक बार को बता देते हैं, बट ये नहीं बताइए कहाँ एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन है इस समय, या समझ रहे हो। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हाँ ये सही है, किसी बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है तो सही है। उसी तरीके लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो हम लेट करते हैं, हम बोलते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपाउंड एट T = 0 K इज़ 0। ये मेरे को थोड़ा पता नहीं, फिज़िक्स में मैं थोड़ा कच्चा था बट बेसिकली बता रहे कि एक आइडियल सिस्टम में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब टेम्परेचर 0 होगा तो जो प्योर कंपाउंड होगा, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, उसका एंट्रोपी 0 होगा। बट कभी भी एंट्रोपी 0 हो नहीं सकता। एट 0 केल्विन पे एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होगा, डेविएशन हमेशा पार्टिकल मूव करता ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल खुद में वाइब्रेट होता रहता है तो यानी कि वो मूव करता ही है, वो क्या कहते हैं उसको, वो वाइब्रेट जो हो रहा है, ऑल्दो वो डायरेक्टली वैसे मूव नहीं हो रहा बट वो वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी एंट्रोपी 0 होगी, एक्चुअल में कभी भी 0 नहीं होगी। कोई डिसऑर्डर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परफेक्ट हो जाए इस तरीके से, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम, प्योर क्रिस्टलाइन सिस्टम, वो हमेशा वाइब्रेट करता ही रहेगा। बट हम ऐसे बोल देते हैं कि आइडियल सिस्टम में ऐसा है, एक्चुअल सिस्टम अलग है। सुना ही थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आते, फिजिक्स के अंदर है कि क्यों हमें बिलीव करना चाहिए स्क्रिप्चर्स पे, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स में चीज़ें मेंशन्ड है या जो जगहें मेंशन्ड है वो सब रियली में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बेसिकली नासा की सैटेलाइट इमेजरी है। नासा ने ऐसा पता किया कि ये इंडिया है, बेसिकली आप देख रहे हो ये इंडिया है एक्चुअली। बेसिकली यहाँ पे क्या नासा ने देखा कि ये एक चेन है, चेन ऑफ आइलैंड्स है, इधर की साइड इंडिया है बेसिकली ना, और थोड़ा दिखाता हूँ, तो ये इंडिया है बेसिकली और ये श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में नासा ने पता किया कि ये कुछ आइलैंड्स हैं बहुत सारे। बता रहे हैं कि ये इसलिए भी थोड़ा इंट्रीगिंग है क्योंकि ये इस तरीके के एक ब्रिज के बारे में एक हिंदू पोयम के अंदर बताया गया है, मतलब बेसिकली रामायण के बारे में बता रहे हैं। तो बता रहे कि तो रिसर्च किया गया ओशनोग्राफर्स ने, जो ओशन की रिसर्च करते हैं, उन्होंने रिसर्च किया कि क्या हो सकता है ये ऐसा स्ट्रक्चर पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि शायद ये इस वजह से ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग समुद्र हैं, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है, तो मे बी शायद दो ओशियंस का पानी ऐसे आपस में टकरा रहा हो तो उनकी जो मिट्टी है वो एक जगह इकट्ठी हो गई, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है ना, कि सैंड जो एक्यूमुलेट हो सकती है दो लैंड मासेस के बीच में, मे बी शायद इस वजह से शायद इस तरीके का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा उन्होंने रिसर्च किया। बट फिर बाद में उनको क्या पता चला, तो ये एक और रिसर्चर है, ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ सैंड बार नहीं है, ऐसा नहीं कि मिट्टी है, ऐसा भी है कि मिट्टी के ऊपर पत्थर भी हैं, चट्टाने भी हैं इसके ऊपर, ये बता रहा है। और ऐसे चट्टाने जो अब तक समय के साथ साथ ये इरोड नहीं हुए, इरोजन नहीं हुआ इनमें, है ना, इरोजन समझते हो ना, सॉइल इरोजन, वो नहीं हुआ है इसमें, देखिए अब तक चट्टाने ये अभी तक पड़ी हुई है यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ पत्थर हैं जो कि इस सैंड बार के ऊपर रखे गए हैं, और
तो ये मिस्ट्री थी कि ये किस तरीके से चट्टानें यहाँ तक आई। तो अब इन चट्टानों को डेट किया गया, कार्बन डेटिंग की गई, पता किया गया कि ये कब के कितने साल पुराने हैं, चट्टानें का कब की चट्टानें हैं। तो चट्टानों को भी डेट किया गया और सैंड को भी डेट किया गया। बता रहे हैं कि जो रॉक है, जो मिट्टी के ऊपर जो चट्टानें हैं, वो ज़्यादा पुरानी है सैंड से भी ज़्यादा। मतलब सैंड बाद में आई है, वो चट्टानें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। और कितनी साल पुरानी है ये चट्टानें, बता रहे हैं 7,000 साल पुरानी है कम से कम ये चट्टानें। 7,000 साल पहले यहाँ पे इन चट्टानों को लाया गया है, लेकिन जो उसके नीचे जो मिट्टी है वो 4,000 साल पुरानी है। यानी कि चट्टानें पहले आई थी, मिट्टी बाद में आई थी। तो इससे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर है जो हमें दिखता है सैटेलाइट में, वो नेचुरल नहीं है, नेचुरली नहीं हुआ है, बल्कि किसी इंसान ने किया हुआ है, ऐसा है।